हेलो दोस्तों, RY एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 3 अगस्त से हो रहा है। तो देखते हैं 3 अगस्त से जो हो रहा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो वन लाइनर टाइप का है, और जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उसका सिर्फ ओनली हम लोग फार्मूला कर लेंगे, और जो आप लोगों को याद है उसी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2026 का, जर्नल का 50-50 का सेक्शन बनाया हूँ। लगभग 200 के क्वेश्चन हैं। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, और एक एक नज़र देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और बस एक बार आप लोगों को एक एक नज़र सरसरी निगाहों से एग्जाम निकाल लीजिए। और 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 17 है, तो 17 तक का मान के चलिए कि लगभग 17 तक के छठे छठे क्वेश्चन हैं। और भी जितने क्वेश्चन आए हैं लगभग करा दूंगा मैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो एम्पियर होता है। इसको रट लेंगे हम लोग। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 2, विभवांतर विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ओम होगा। प्रतिरोध का ओम होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या होगा, कलर बदल लेते हैं। कौन सा कलर, ये वाला कलर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कितने तक किए थे, हाँ यही तक किए थे। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो वोल्ट होगा। ठीक है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, ओम होगा। जो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, कई बार से आप लोग पढ़े हैं और याद है, उसी को एक एक बार देखते चलेंगे ताकि दोबारा याद हो जाए। ट्रेन में होंगे या कहीं भी होंगे तो रास्ता चलते हुए एक एक बार 2x पे देख लीजिएगा तो सही रहेगा। ओम का नियम क्या है, तो V बराबर आई आर। ओम का नियम है V बराबर आई आर। आर प्रतिरोध है, आई धारा है। बाकी आप लोग जानते हैं विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा, तो P बराबर वी आई होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर वी आई होता है। यहाँ देखिए, निर्वात, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, तो ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, तो ध्वनि को चलने के लिए संचरण की अवस्था, मतलब संचरण की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, और निर्वात में तो जीरो ही होता है, जानते ही हैं। तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, तो ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सातवां है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष से को खत्म करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस। याद रख लीजिए, दूर का है, जो दूर दृष्टि दोष है उसको उत्तल लेंस के से, या जो नज़दीक है मतलब निकट दृष्टि दोष है वो अवतल लेंस से। देखिए, कार्य की एसआई इकाई क्या है, तो कार्य का एसआई इकाई जूल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का, शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो वाट है। शक्ति की वाट है और कार्य की जूल है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, त्वरण। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे ए से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का पीएच सामान्य कितना होगा, तो 7 होगा। अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होगा, तो अन्य अम्ल का पीएच मान पूछा है तो 7 से कम होता है, 7 से कम होगा। उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा, तो 7 होगा। उदासीन विलयन का पीएच 7 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्षार का पीएच मान सामान्य कितना होता है, तो 7 से अधिक। 7 से अधिक रहेगा तो क्षार होगा, 7 से कम रहेगा तो अम्ल होगा,
और 7 रहेगा तो उदासीन होगा। ये तीनों आप लोग एक ही जगह देख लेंगे। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण, जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे पर जंग मुख्यतः किसके कारण लगती है? तो ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे पर जंग लगती है। NaCl का सामान्य नाम क्या है? तो साधारण नमक है NaCl, सब लोग जानते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। धातु और अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा होता है? तो हृदय। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला हृदय होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण दिखता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। मुख से ही चीरना फाड़ना शुरू होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग से में होता है? तो हरित लवक में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो हरित लवक में होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम से होता है। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम्स के द्वारा होता है। याद रख लीजिए, एकदम ये इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन आता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम से। ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम जल लेके जाएगा पौधों में। और पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये तो हम लोग बहुत पुराना क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। विटामिन डी से, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? अग्नाशय। इसको एक बार देख लीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्यतः तापमान 37 सेंटीग्रेड होता है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस शरीर में ली जाती है? श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ली जाती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी क्लोरोन्यूक्लिक एसिड होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। स्वतंत्र, देखिए ये सार्वत्रिक रक्तदाता मतलब सबको देने वाला रक्त किस सार्वत्रिक रक्तदाता किस रक्त समूह को माना जाता है? तो ओ निगेटिव। इसको लिख सकते हैं ओ निगेटिव। ओ आ जाएगा तो ओ मार दीजिएगा, नहीं तो ओ निगेटिव रहेगा, और ऑप्शन में ओ रहेगा तो ओ निगेटिव ही मारिएगा। ओ निगेटिव सबको रक्त जो दे सकता है, ओ निगेटिव। सार्वत्रिक रक्तग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऐसा समूह जो सबसे रक्त ले ले। तो ए बी सकारात्मक होता है, मतलब ए बी प्लस होता है। ठीक है, ये ग्रुप सबसे रक्त ले सकता है, और ओ निगेटिव सबको दे सकता है। तो अब आइए कर लेते हैं 48 नंबर का। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? मादा एनोफिलीज होती है।
मलेरिया फैलाने वाली मच्छर कौन सी होती है? मादा एनोफिलीज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है 51 से ऊपर चला गया, ये रहा। ये 50 सेक्शन का यहाँ से स्लॉट शुरू हुआ। अब अगला देख लेते हैं जो क्वेश्चन आए थे। न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र क्या है? तो F बराबर m में है। m मास है, a है त्वरण और F बल है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। 1 किलो घंटा में कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 किलो घंटा में कितने जूल होते हैं? अब अगला देख लीजिए, फ्यूज तार का मुख्यतः कार्य क्या है? तो अधिक धारा से विद्युत परिपथ की सुरक्षा। फ्यूज तार का मतलब है कि जब अधिक धारा एकाएक आ गई तो फ्यूज तार गल जाता है, मतलब तार की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत मोटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। और देखिए, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और सामान्य आकार का होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा, सामान्य आकार का होता है। इंद्रधनुष बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का विक्षेपण है, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का विक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन है। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलने के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलने के कारण होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस प्रकार से पहुंचती है? तो विकिरण के से पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? तो विकिरण प्रक्रिया से पहुंचती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। अब हो जाएगा, जल का क्वथनांक सामान्यतः वायु दाब पर कितना होता है? तो 100 सेंटीग्रेड होता है। जल का क्वथनांक सामान्यतः वायु दाब पर कितना होता है? तो 100 सेंटीग्रेड होता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड होता है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ये इसका थियरी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप लोग ट्रेनर में होंगे तो थोड़ा इसको एक एक नज़र फर्स्ट 2x पे देख लीजिएगा। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर द्रव्यमान संख्या होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। एक बार याद रख लीजिएगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब देखिए, आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु क्रमांक पर। खैर, शायद नई एनसीईआरटी में आवर्त सारणी को ही निकाल दिए हैं, तो फिर भी इसको देख लीजिए। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? O2, ये तो कोई नहीं भूलेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ये पढ़ लीजिएगा, छोटा है लेकिन अच्छा है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हो जाएगा HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा NaOH। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ये गंध के लिए मिलाई जाती है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। एक बार इसको याद रखिएगा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन होती है। मानव शरीर में भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। मतलब मानव शरीर का भोजन होता है जो अधिकतर कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में ही पच जाता है। पित्त रस निर्माण किस अंग में होता है? पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये हो जाएगा यकृत। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस को कहाँ संग्रहित किया जाता है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। पित्त रस को कहाँ संग्रहित किया जाता है? पित्ताशय में। मानव शरीर में रक्त को छानने का कार्य मुख्यतः कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। वृक्क मतलब किडनी। किडनी का हिंदी में है वृक्क। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ये बहुत पूछता है, किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क, किडनी को ही वृक्क कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। 90 था, 91 देख लीजिए। मानव हृदय कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायता करती है? तो प्लेटलेट्स करती है रक्त का थक्का जमाने में। रंगों से लड़ने में कौन सी रक्त कोशिका सहायता करती है? तो श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका रंगों से लड़ने में सहायता करती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज क्या है? कैल्शियम है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम है। इसको याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी। B1 और बेरी, B1 बेरी याद रखिएगा। B1 की कमी से बेरी। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक करना। विटामिन के का काम है रक्त का थक्का जमने में सहायक करना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? रंध्र के द्वारा किया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो रंध्र द्वारा किया जाता है। पौधों में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। मनुष्य गुणसूत्र। मनुष्य गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ये याद रखिएगा, मनुष्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ये अगला स्लॉट शुरू हो गया। ये 50 नंबर का 101 से शुरू है 150 तक। विद्युत प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? विद्युत प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो विद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, और पदार्थ और तापमान पर। पदार्थ कैसा है और तापमान कितना है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है, और चालक की लंबाई मतलब कितना लंबा है इस पर निर्भर करता है। अगला श्रेणी क्रम में जुड़े हुए मतलब सीरीज में जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सभी प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में रहते हैं तो R1 R2 R3। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को कौन सी राशि समान रहती है? कौन सी राशि समान रहती है? तो विभवांतर समान रहता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में कौन सी राशि समान रहती है? तो विभवांतर समान रहता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा? I बराबर क्यू टी। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। I बराबर क्यू बाई टी होता है। 105 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। विद्युत आवेश की
एसआई क्या होगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कूलाम होगा। चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई क्या होगा, तो टेस्ला होगा। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। धारा प्रवाहित तार में चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा प्रवाहित जिस तार में हो रहा है उसके चारों तरफ क्या होता है, तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। दाब का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का सूत्र क्या है, बल अपन क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल अपन क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल अपन क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, उत्प्लावन बल से है आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको याद रखिएगा। वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर। पृथ्वी का केंद्र जिधर है उधर वस्तु का भार काम करता है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु त्वरण किस कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण किस कारण से होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। सरल लोलक का अपवर्तन काल, देखिए सरल लोलक का आवर्त काल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर करता है, उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर करता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होगी, तो आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होगा। तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच का संबंध क्या होगा, तो v बराबर एफ लेमडा होता है। v बराबर एफ लेमडा होता है तरंग की चाल और आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच का संबंध जो पूछता है, बीच का संबंध पूछता है, तो v बराबर एफ लेमडा होता है। अब देखिए लेमडा तरंग दैर्घ्य है, एफ बल है। ध्वनि की तीव्रता किससे संबंधित होती है, आयाम से। ध्वनि की तीव्रता आयाम से संबंधित होती है। ध्वनि की तारत्व मतलब पिच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। कितना आवृत्ति है, जितना आवृत्ति रहेगा उतना तीक्ष्ण आएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तक सतह से न्यूनतम लगभग कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो 17.2 मीटर पे। ध्वनि का मतलब कि मतलब यहाँ आदमी है, ये आदमी है और ये दीवार है। अब यहाँ जो बोला, यहाँ से टकराई आवाज और इसको फिर वापस सुनाई दे रही है, इसके बीच की दूरी 17.2 होना चाहिए, ठीक है। और 0.1 शायद सेकेंड में सुनाई दे देता है। मानव कान की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 तक होती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आ गया 121, मिश्र धातु क्या होती है, दो या अधिक धातु अथवा धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। कांसा किन धातुओं को मिश्र धातु है, तांबा और टीन का मिश्र धातु है तांबा। कांसा है तांबा और टीन का, पीतल है तांबा और जस्ता का। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं, लोहा और क्रोमियम और निकेल का। स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल पाए जाते हैं तीनों। कमरे के तापमान पर पारा की अवस्था पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है, तो कमरे की तापमान मतलब जो कमरे का तापमान है आपका उसी में कितना पाया जाएगा तारा, तो पारा द्रव में ही पाया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। 116 हो गया, 126 हो गया, 127 आएगी, देख लेते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है सबसे हल्की। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, O3 है। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैसों की कौन सी गैस शामिल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। अब देख लीजिए अगला है उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है। उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलना। उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी में अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित होती है। रासायनिक अभिक्रिया
में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है? तो एंटोनी लेविजियर ने दिया है। एंटोनी लेविजियर ने दिया है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों की किस समूह में होता है? तो 18 होता है। आवर्त सारणी तो हटा ही दिया है मान के चलिए। कमरे के तापमान पर द्रव अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। कमरे के तापमान पर द्रव अधातु कौन सा है? ब्रोमीन है। कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी है? तो पारा है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है, मतलब किडनी करता है। यूरिया को निकालने का शरीर से काम करता है किडनी। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन है थायरॉक्सिन के लिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घोघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। मानव शरीर में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में होता है, जिसको एल्वेली बोलते हैं। मानव शरीर में भोजन को निकालने में कौन सा अंग सहायता करता है? तो ग्रसनी होता है, ग्रसनी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुख्यतः कोशिकाओं के किस भाग में पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। अलैंगिक जनन में समानतः कितने जनक आवश्यक होते हैं? एक आवश्यक होता है। मानव में पुरुष युग्मकों को क्या कहा जाता है? मानव में पुरुष युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। 150 हो गया। अब हम लोग करते हैं सीधे 50 क्वेश्चन और उसके बाद बंद कर देंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन 50 यहाँ से 151 से 200 तक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से देख लेते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी चिन्ह कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। लेंस उत्तल लेंस में जब फोकस दूरी होगी तो एफ का मान हमेशा माइनस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस में, और नहीं प्लस होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है और अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है। तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो साइन आई अपन साइन आर, म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर से संबंधित है। किस माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है? तो प्रकाश का संग्रहण माध्यम के विरल माध्यम में जाना होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण का संबंध क्या होता है? दोनों सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ u जो होता है ना, कोई भी दर्पण हो, लेंस हो, इसका मान सदैव निगेटिव होता है, याद रखिएगा, u का मान सदैव निगेटिव होता है। अब यहाँ से ये पढ़ लेते हैं, किस चालक में उत्पन्न ऊष्मा ऊष्मा जूल नियम है? तो H बराबर I²RT होता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? तो विद्युत मोटर चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्युतीय जनित्र मतलब प्रेरित धारा की दिशा में होता है। 165 अब देख लेते हैं। 165 है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो एक समान होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं, CaOCl2 होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है।
बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये हो जाएगा CaOH ट्वाइस हो जाएगा। 171 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। धातुओं का रासायनिक सक्रियता श्रेणी सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम हो जाएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो गोल्ड है और प्लेटिनियम है। धातु की कौन सी धातु चमकीली होती है? तो आयोडीन। कौन सी धातु चमकीली होती है? आयोडीन। कार्बन का कौन सा अपरूप प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर होता है? हीरा सबसे कठोर होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होता है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होता है। अब यहाँ देख लीजिए, एल्केन श्रेणी का समूह है। एल्केन किस श्रेणी का समूह है? तो CnH2n+2। एल्कीन किस श्रेणी का सूत्र है? तो CnH2n होता है। एल्काइन किस श्रेणी का सूत्र है? तो CnH2n-2। मेथेन CH4 की संरचना किस प्रकार आबंध होता है? तो संयोजक आबंध होता है। डाबेराइन के क्रिक नियम का मुख्य आधार पर क्या है? तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन 182 देख लेते हैं। 182 है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है। मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर है आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो हेनरी मोजले ने। ये तो इस समय पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन इसको देख लीजिए, लिख दिया हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। मनुष्यों में श्वसन वर्ण कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। ये पूछ रहा है, ये पूछा हुआ है। आगे से देख लेते हैं। ये हो गया। वायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवयवी श्वसन में यीस्ट द्वारा क्या बनता है? तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मांसपेशियों में थकावट या ऐंठन किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में जमा होता है। जब आप रनिंग करते हैं तो पैरों जहाँ जहाँ थकान हो जाता है वो लैक्टिक एसिड ही जमा हो जाता है। पौधों में अष्टक पदार्थों का संचयन मुख्यतः कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, छालों और कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, ये है दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनल को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। पौधों में प्रकाश की ओर वृद्धि किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑक्सीजन के कारण होता है। मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। नर जनन हार्मोन कौन सा होता है? तो टेस्टोरान होता है। नर जनन टेस्टोरान होता है, नर जनन। अब यहाँ आ जाइए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है हाइड्रा में अलैंगिक जनन। ये देखिए, प्लेनेरिया में पुनरुत्थान भवन किस क्षमता से होती है या नहीं होती है? हाँ, होती है। ये प्लेनेरिया में पुनरुत्थान भवन की क्षमता से होती है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर किया था। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? 100% होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी अगला पार्ट आएगा, ये पार्ट नंबर 1 है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें प्लीज।